नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेयर्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है करंट अफेयर्स के बारे में कुछ बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहली स्लाइड आप सभी के लिए ये रही। लिखा हुआ है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। पहला क्वेश्चन यही है कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो G20 एम्पावर जो शिखर सम्मेलन है उसका नेतृत्व क्या है, उसका थीम विषय क्या है, इसकी थीम क्या है, महिला नेतृत्व विकास, एक टिकाऊ समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित। ठीक है, यानी कि जो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन है वो किससे संबंधित है, महिला एम्पावर यानी कि महिलाओं के विकास से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये शिखर सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया। पूछा जाए इस शिखर सम्मेलन की जो कहता है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो इसका जो उद्घाटन है वो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा किया गया। ठीक है, कहाँ पर हुआ, ये गुजरात के गांधीनगर में जुलाई 2023 में एक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा किया गया। और स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा ही क्या है, यहाँ पर जो महिला नेतृत्व विकास है उसके ऊपर जो है बात की गई। अगर बात करते हैं इस शिखर सम्मेलन की तो ये G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। G20 एम्पावर एजेंडा में G20 एम्पावर टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्लेबुक KPI डैशबोर्ड और G20 एम्पावर कम्युनिटी 2023 को अपनाना शामिल है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत है। ठीक है, तो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा क्या है, इस आयोजन को क्या उद्घाटन किया गया था। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड कौन है, स्टुअर्ट ब्रॉड एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, खेल, और खेल में भी किस खेल से, ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड किससे संबंधित है, ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। दुनिया के दूसरे सर्वाधिक तेज गेंदबाज या कहें कि तेज गति से विकेट लेने वाले गेंदबाजों में ये शामिल किए जाते हैं। इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्या है अपने संन्यास की घोषणा कर दी। और ये कहाँ से संबंधित थे, ये इंग्लैंड से संबंध रखते थे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में। तो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह सर्वकालिक विकेट लेने वालों की सूची में 5वें स्थान पर है और 600 से अधिक विकेट लेने वालों की सूची में 600 से अधिक विकेट लेने वाले केवल 2 तेज गेंदबाजों में से एक हैं। यानी कि अब तक जितने भी गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने 600 से अधिक विकेट लिए हैं उनमें तेज गेंदबाज 2 ही हैं। इनमें एक कौन है, आपके जो है स्टुअर्ट ब्रॉड है। उन्होंने 167 टेस्ट मैच में 121 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 56 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच भी खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में वह 2 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र अंग्रेजी खिलाड़ी हैं। यानी कि टेस्ट क्रिकेट में लगातार इन्होंने 2 बार 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। इसके साथ साथ ब्रॉड इस मुकाम तक पहुंचने वाले इंग्लैंड के दूसरे तेज गेंदबाज और दूसरे गेंदबाज हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड के एक महान खिलाड़ी हैं स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो राजधानी क्या है, लंदन है। मुद्रा की बात करते हैं तो पाउंड स्टर्लिंग है। और सम्राट कौन है, चार्ल्स तृतीय है। एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद चार्ल्स तृतीय के लिए जो है इंग्लैंड का नया सम्राट घोषित किया गया है।
या नए सम्राट जो है वो बनाए गए हैं। जापान ओपन फाइनल 2023 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? जापान ओपन 2023 में, ठीक है, महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये खिताब जीता गया एक से यंग के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है, सॉरी यहाँ पर एन होगा, एन से यंग, एन से यंग के द्वारा ये खिताब जीता गया, जो कि दक्षिण कोरिया की एक खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं इस खिलाड़ी के बारे में। तो इन्होंने, अगर हम बात करते हैं जापान ओपन फाइनल 2023 की, तो विक्टर एक्सेलसेन और एनसी यंग ने जो है अपनी अपनी स्पर्धाओं में जो है इस खिताब को जीता है। अगर बात करते हैं विक्टर एक्सेलसेन की, तो उन्होंने पुरुष स्पर्धा में, या कहें कि पुरुष वर्ग में इस खिताब को जीता है, जबकि एनसी यंग ने जो है महिला वर्ग में इस खिताब को जीता है। अगर हम बात करते हैं पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलसेन की, तो वो डेनमार्क के निवासी हैं, जबकि एन से यंग दक्षिण कोरिया की निवासी है। अगर हम बात करते हैं इसी खिताब में पुरुष युगल में, तो ली योंग जो कि चीनी ताइपे और वोंग चीरिन यानी कि चीनी ताइपे, ये दो खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा ये जो है पुरस्कार जीता गया है। और महिला युगल की हम बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया की ही किम सो योंग और दक्षिण कोरिया की कोंग ही योंग के द्वारा ये जो है प्रतियोगिता जीती गई। मिश्रित युगल की यदि हम बात करते हैं तो युता वतनबे जापान के और अरिसा हिगाशिनो जापान के द्वारा क्या है इस स्पर्धा को जीता गया। अगर हम बात करते हैं जापान ओपन की, तो यह इसका 42वां संस्करण था। कुल पुरस्कार राशि की यदि बात करते हैं तो 8,50,000 यूएस डॉलर। स्थान टोक्यो और जापान पे आयोजित किया गया। और मुख्य जो खिलाड़ी हैं, यानी कि पुरुषों में विक्टर एक्सेलसेन और महिलाओं में एनसी यंग ने इस जो है प्रतियोगिता को जीता है। लिखा हुआ है सिडबी ने किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर फॉर इनोवेशन, स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर फॉर इनोवेशन और इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। यानी कि सिडबी ने उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, या कहें कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? तो सिडबी ने ये समझौता आईआईएम अहमदाबाद के साथ किया है। आईआईएम अहमदाबाद के साथ क्या है ये समझौता किया गया है, और ये समझौता सिडबी और आईआईएम अहमदाबाद के बीच में हुआ है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के स्टार्टअप इंक्यूबेटर के साथ सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य बीज पूंजी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके डीप टेक और विज्ञान आधारित नवाचार को बढ़ावा देना है। पिछले महीने ही सिडबी ने ग्लोबल अलायंस फॉर मॉस एंटरप्रेन्योरशिप के सहयोग से एनबीएफसी यानी ग्रोथ एक्सेलेरेटर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो छोटे एनबीएफसी को संभालने के लिए एक बड़े पैमाने पर उद्यमिता सक्षम मंच है, जिनका कम से कम 60% जोखिम एमएसएमई में है। ठीक है, तो इस प्रकार सिडबी का किसके साथ समझौता हुआ है? सिडबी का आईआईएम अहमदाबाद के साथ ये समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के उड़ान संचालन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो इसके जो नए उड़ान प्रमुख हैं वो मनीष उप्पल बनाए गए हैं। यदि एयर इंडिया की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत टाटा एयरलाइंस के रूप में जो है जो टाटा परिवार है उसके द्वारा की गई थी, और वो समय था 1932, 15 अक्टूबर 1932 में क्या है एयर इंडिया की टाटा एयरलाइंस के रूप में स्थापना की गई। इसने अपना परिचालन 29 जुलाई 1946 को आरंभ किया। मूल कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड यानी कि टाटा समूह थी। मुख्यालय इसका एयरलाइंस हाउस नई दिल्ली भारत में है। अध्यक्ष इसके एन चंद्रशेखर ने। सीईओ और एमडी जो है वो कैंपबेल विल्सन बनाए गए हैं। और संस्थापक की यदि हम बात करते हैं एयर इंडिया के तो जेआरडी टाटा जो इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थी। अब टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने मनीष उप्पल को अपना नया उड़ान प्रमुख या उड़ान संचालन प्रमुख नियुक्त किया है। उप्पल जो वर्तमान में एयर एशिया इंडिया में परिचालन प्रमुख हैं, तत्काल प्रभाव से एयर इंडिया लिमिटेड में उड़ान संचालन प्रमुख की भूमिका भी निभाएंगे। अपनी नई भूमिका में वह ऑपरेशंस प्रमुख कैप्टन आर.एस. संधू को रिपोर्ट करेंगे। एयर इंडिया के अनुसार उन्होंने अपनी पिछली एयरलाइंस में
एयरलाइन संचालन में विभिन्न नेतृत्व पदों पर काम किया है और एयर एशिया इंडिया की स्टार्टअप टीम का हिस्सा थे, जिसने विमानन में टाटा समूह की वापसी को चिन्हित किया था। तो इस प्रकार जो मनीष उपल है वो किसके एयर इंडिया के उड़ान संचालन प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगली स्लाइड, लिखा है किस राज्य सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की रिसाइक्लेबल लिथियम आयन बैटरी इकाई के लिए आईबीसी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, यानी कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसके लिए सबसे बड़ा एक समझौता कहें लगभग 8,000 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ है। ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। कर्नाटक राज्य के द्वारा ये समझौता किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया है और राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। अब कर्नाटक सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का ये जो है समझौता किया है। कर्नाटक सरकार ने अत्याधुनिक रिसाइक्लेबल लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अमेरिका स्थित इंटरनेशनल बैटरी कंपनी आईबीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमयू पर साइन किए हैं। परियोजना जिसमें रुपए का निवेश शामिल है 8,000 करोड़ रुपए, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर राज्य में ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर बढ़ावा देने पर ध्यान देंगे। आईबीसी टीम ने रिसाइक्लेबल बैटरियों के महत्व पर जोर दिया और बैटरी उत्पादन में उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक ड्राई रूम और साफ कमरे स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया। ऐसे उपायों से न केवल बैटरियों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी बल्कि रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करके पर्यावरण में भी योगदान मिलेगा। यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा अमेरिकी संस्था है, उसका नाम है आपका आईबीसी, उसके साथ 8,000 करोड़ रुपए का ये समझौता हस्ताक्षर किया गया है जो कि रिसाइकल बैटरी के लिथियम बैटरी के रिसाइक्लेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया और ऑयल इंडिया लिमिटेड पर कितने जो है जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई के द्वारा इन चारों कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट को देरी से प्रस्तुत करने पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कितना? 2,000 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं आरबीआई के द्वारा इन पर लगाए गए जुर्माने के बारे में। आरबीआई ने इन चारों कंपनियों पर यानी कि ओएनजीसी, विदेश, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया और ऑयल इंडिया पर ये 2,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस कदम से इन 4 राज्य संचालित ऊर्जा बड़ी कंपनियों की विदेशी कार्य प्रतिबद्धताओं पर असर पड़ सकता है, जिससे उन्हें आरबीआई से विस्तार प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी आएगी, जिसने चारों कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए का विलंब शुल्क लगाया है। 500 रुपए प्रत्येक कंपनी पर लगाए गए हैं। 500 करोड़ रुपए प्रत्येक कंपनी पर यह शुल्क लगाया गया है, तो 4 कंपनियां हैं तो 2,000 करोड़ बनता है। अगर बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, तो एसबीआई इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विदेशी लेन देन के लिए अधिकृत डीलर या एडी बैंक है। अपेक्षित समय सीमा के भीतर अपने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ओडीआई की रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना एडी बैंक का काम होता है। तो जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा कितना जुर्माना लगाया गया है? इन चारों कंपनियों पर 2,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं तो ये 6.50% है। बैंक दर की बात करते हैं तो 5.15% है। रिवर्स रेपो दर 3.35% और सीमांत स्थायी सुविधा 6.75% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। हर तीसरे महीने पर इसको अपडेट किया जाता है। तिमाही रूप से ये जो अपडेट होते रहते हैं। तो वर्तमान में जो है वो भी रेपो रेट 6.5, बैंक दर 5.15, रिवर्स रेपो रेट 3.35 और सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75% है। अगला क्वेश्चन, चीनी राष्ट्रपति ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए रॉकेट फोर्स के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया है? यानी कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके द्वारा अपने नए जो है परमाणु रक्षा जो कहते हैं उनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो वो कौन है? वो कौन है? आपके वांग हॉबिन है। वांग हॉबिन को जो है चीन के राष्ट्रपति ने परमाणु शस्त्रागार का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगर हम बात करते हैं वांग हॉबिन की, तो वो पीपुल लिबरेशन आर्मी में रॉकेट फोर्स के नए प्रमुख और जू जिशेंग को नया राजनीतिक कमिश्नर नियुक्त किया गया है। पीएलए रॉकेट फोर्स में जाने तक वांग 2020 में नौसेना के डिप्टी कमांडर थे
वे पहले नौसेना में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। जो पहले पीएलए के 5 थिएटर कमांडों में से एक दक्षिणी थिएटर कमांड के डिप्टी पॉलिटिकल कमिश्नर भी थे। यानी कि जो वांग हॉबिन है वो अब शी जिनपिंग के द्वारा अमेरिका की चीन की परमाणु शस्त्रागार के नए अध्यक्ष के रूप में या नए प्रमुख के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मुद्रा क्या है? रनबी है। ठीक है, चाइना की मुद्रा क्या है? रनबी है। अगली स्लाइड। माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया के कॉर्पोरेट वीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया के कॉर्पोरेट वीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुनीत चंडोक को जो है वो नियुक्त किया गया है। किसके लिए? पुनीत चंडोक। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में परिचालन का नेतृत्व करने के लिए पुनीत चंडोक को नियुक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक बिल गेट्स से, कई बार ये आ चुका है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन यूएसए में है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? एक भारतीय है जिनका नाम है सत्या नडेला। उपाध्यक्ष कौन है? ब्रैड स्मिथ है और तकनीकी सलाहकार बिल गेट्स हैं। अब बात करते हैं पुनीत चंडोक के बारे में। तो वह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी से परिचालन संबंधी जिम्मेदारियों को ग्रहण करेंगे, जिन्होंने पिछले महीने पद छोड़ दिया था। चंडोक जो पहले अमेजॉन वेब सर्विस के भारत और दक्षिण एशियाई व्यवसाय का नेतृत्व करते थे, 1 सितंबर को अपनी नई भूमिका में कदम रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट में चंडोक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका सहित पूरे दक्षिण एशिया में अपने व्यवसायों के एकीकरण की देखरेख भी करेंगे। यानी कि जो पुनीत चंडोक हैं वो अब भारत में माइक्रोसॉफ्ट के नए परिचालन प्रमुख की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अगली स्लाइड है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAT ने हाल ही में व्यापारियों और उपभोक्ताओं के अधिकार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक मंच, राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक मंच जिसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है NDNF, ये इसकी फुल फॉर्म है, उसको लॉन्च किया है। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम NDNF के निर्माण की शुरुआत की है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं और समाज के अन्य वर्गों के अधिकारों को आगे बढ़ाने और डिजिटल व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति को आकार देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। NDNF 5 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सबसे पहले कुशल शिकायत निवारण पर मुख्य ध्यान के साथ उपभोक्ता संरक्षण और ऑनलाइन सुरक्षा। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित हितधारकों सहित सरकारी, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के हितधारकों के लिए जागरूकता शिविर, डिजिटल और भौतिक संवाद और प्रशिक्षण आयोजित करेगा। तो ये थी आज के जीएस की स्लाइड। आशा करता हूँ आपको इस स्लाइड पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।